हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसे भी हो बहुत ही अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। आज हम चैप्टर 8 को करने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम है तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बातें कम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ पे होता है। इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा आंसर? ईस्ट। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा लग रहा है इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए ऑप्शन दिया है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय और डी में डिम्बाशय। तो इसका क्या उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये कौन से जनन तंत्र का भाग है? नर जनन तंत्र का। अब हम तीसरे क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? परागकण। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? पुनरुद्ध भवन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुनरुद्ध भवन। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? जिसमें एक लिंग यानी कि क्या बोलता है, स्त्रीकेशर या पुंकेशर में से कोई एक ही पाया जाएगा, वो है हमारा पपीता। पपीता इज करेक्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन में हम कैसे आ गए भाई? सॉरी मिस्टेक हो गया ना। 6 परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब पुंकेसर से परागकण क्या करेगा? वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होगा। उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में क्या होता है? लक्षणों का नियंत्रण करता है। वो हमारा हार्मोन क्या है? लड़कों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुविखंडन विधि से प्रजनन होता है। किससे? बहुविखंडन विधि से। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। सही उत्तर क्या है? प्लाज्मोडियम। चलिए 9 नंबर के प्रश्न में आते हैं। ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? कायिक प्रवर्धन। किस विधि द्वारा? कायिक प्रवर्धन। 10वां क्वेश्चन किधर है हमारा? आइए इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पर परागन। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? पर परागन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन स्त्री केशर के भाग नहीं है? देखिए इसमें से कौन स्त्री केशर के भाग नहीं है? तो परागकोश जो है वो स्त्री केशर के भाग नहीं है, ये पुंकेसर के भाग है। किसके है? पुंकेसर के। जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक। जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार होता है, भोजन भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? नर जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? गर्भाशय। ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जाते हैं। अब क्या बोल रहा है प्रश्न एक हमारा, क्या है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उभयलिंगी कहते हैं। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग उभयलिंगी लिखिएगा। जब पुष्प में पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अंड कोशिका का जो निर्माण होता है वो होता है अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को कहते हैं, मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक। बीजाणु समासन की विधि से किसमें जनन होता है? तो राइजोपस में जनन होता है। किसमें होता है? राइजोपस में। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जब किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए हमने अभी बताया ना, जब किसी पुष्प में पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन वापस आ गया। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। जैसे कि इसका उदाहरण क्या दिया है? गुड़हल, सरसों इत्यादि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प पर होता है तो उसे स्वपरागण। देखिए सेल्फ से खुद पर ही होता है वो चीज़। देखिए उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन? शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, वो वेरी शॉर्ट था। इसमें 2 क्वेश्चन आज हम बताएंगे, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते चलिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? चलिए पढ़ते हैं इसको, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? तो अलैंगिक जनन द्वारा मिस्टेक हो रहा है ना, 1 मिनट, इसको कुछ कर लेते हैं, हम सिस्टम को चेंज कर लेते, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता है, जो नई संतुष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्रतिकृति की सहायता से एक नई समष्टि उत्पन्न होती है जिससे कुछ विभिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। ये विभिन्नताएं जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करती है।
अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक में होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्रतिकृति की सहायता से नई समष्टि उत्पन्न होती है, जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। ये विभिन्नताएं जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करती है। इसका आंसर हमारा यहीं तक है। आगे और एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। मानव में वृषण के क्या कार्य है? मानव में वृषण के क्या कार्य है? चलिए देखते हैं क्या कार्य है। मानव में नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? वृषण में। मानव में नर जनन अथवा शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावन में भी वृषण की अहम भूमिका होती है। ये 2 क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आने का बहुत बहुत चांस रहता है। आगे क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, तब तक लिए आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके बाय।